हरे कृष्णा। क्या पढ़ने आए आप? टैक्स। कौन सी टैक्स? डायरेक्ट टैक्स की इनडायरेक्ट टैक्स? कभी सुना है आपने ये डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स? सुना है? किसने किसने सुना है? सबने सुना है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो टैक्स पे करता हो अभी स्टूडेंट लाइफ में? कोई ऐसा बच्चा? कोई नहीं। आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। आप क्या सभी पे करते हैं? आप लोग भी पे करते हैं, बाकी बच्चे भी। इनके पास देखिए दिमाग अच्छा है। आप लोग अभी भले इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे, डायरेक्ट टैक्स नहीं पे कर रहे, रीजन बीइंग अभी कमाई नहीं है। जब एक बार क्वालिफाई हो जाएं, लाखों करोड़ों चीरेंगे, है ना, तब फिर टैक्स भी दे देंगे। बट इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आप पे कर रहे हैं। पे किया है कभी आपने? कहां पे किया? जीएसटी के रूप पे। जीएसटी के रूप में कहां पे किया? सभी जगह ऑलमोस्ट। आप इवन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जो वो बिल लेकर के आता है, तो उस पर आप देख सकते हैं उसमें जीएसटी लिखा होता है। कभी अगर आपने और ध्यान दिया हो बिल में, तो उसमें सीजीएसटी करके एंड एसजीएसटी करके लिखा होता है, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। और कहां पे देखा जीएसटी? बताओ, बहुत सारे हैं। मेडिसिन वगैरह में हो है, बिल्कुल ठीक। और कोई भी कमोडिटीज आप खरीदिए, अगर अमेजोन पे, वेरी गुड, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लीजिए आप पार्ले जी बिस्किट खरीदते हैं, तो उस पर एमआरपी लिखी होती है, लेट्स से 5 रुपीज, और ब्रैकेट में कुछ लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस या इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसमें कौन से टैक्स जुड़े होते हैं? सारे। अच्छा, जो जीएसटी होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ कि डायरेक्ट टैक्स हुआ? इनडायरेक्ट। पहले तो मैं थोड़ी बात कर लेता हूं आपसे, आखिर क्यों ये इनडायरेक्ट टैक्स है? क्या अंतर है डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में? हाँ बताइए। सही बोल रही थी, जो बोल रहे हैं गलत ही बोलिए आप, मैं सही कहूंगा आपको, आप टेंशन ना लीजिए। बताइए। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स सुना है सभी ने ना स्कूल लाइफ में, है ना? हाँ। हमें और इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं आप लोगों से। हमें तो इतना बताओ, अगर कोई बता सके तो, भले ही गलत सही, हाँ ट्राई करें। हाँ, ओके। देखिए, ठीक है, आपने अच्छी कोशिश करी। अगर इसको थोड़ा सा बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर रखें, होता क्या है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को, इनडायरेक्ट टैक्स को पहले बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने पार्ले जी का बिस्किट लिया या कोई भी कमोडिटी आपने ली, या आपका मन किया आज डोमिनोज का पिज्जा खा लेते हैं, या जहां का भी आपको पसंद है, तो क्या ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप डोमिनोज का पिज्जा खाने गए, आपने कहा कौन सा पसंद है, फार्म हाउस या जो भी, उसमें बहुत सारे हैं, तो आपने कहा एक्स्ट्रा चीज डाल करके दे दो, और उसने कहा सर बिल बना आपका, लेट से 500 रुपए, है ना, और मान लेते हैं इतने रुपए का आपका 90 रुपए का जीएसटी हो गया, 100 रुपए का मान लो फॉर एग्जाम्पल जीएसटी हो गया। तो क्या वो शॉपकीपर आपसे ये कहता है, डोमिनोज वाला, कि सर एक काम करिए, पहले चले जाइए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ये 100 रुपए का जीएसटी जरा जमा कराइए, और फिर हमको ला करके इसकी रिसीट दिखा दीजिए, चालान दिखा दीजिए, और फिर हमसे पिज्जा ले लो? ऐसा करता है? नहीं। क्या करता है वो? तो पूरा जो बिल बना, मान लो 600 का अगर बिल बना, 500 का पिज्जा प्लस 100 का जीएसटी, 100 का जीएसटी ऐसे एज्यूम कर लिया मैंने, तो 600 आपसे वो ही ले लेगा और आपको पिज्जा दे देगा। आपको अपना बढ़िया एंजॉय करेंगे, जिसके साथ भी आप गए होंगे, है ना? फिर वो उसकी सिरदर्दी है। काहे की सिरदर्दी है उसकी? हाँ, जीएसटी आगे जमा करने की। तभी वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? क्योंकि आपने उसका बर्डन झेला है, जेब से आपकी जा रहा है, लेकिन पे वो कर रहा है। कल को अगर मान लो कोई धोखाधड़ी होती है, गवर्नमेंट तक पेमेंट नहीं पहुंचता है, तो गवर्नमेंट आपको पकड़ेगी कि उसको पकड़ेगी? मतलब आपको पकड़ेगी। निकालो, बाहर निकालो पूरा पूरा पिज्जा जितना तुमने खाया था, सॉस लगा लगा करके, एक्स्ट्रा ऑरिगेनो जाने क्या क्या डाल के सब बाहर निकाल लेगी पेट से। आपको पकड़ेगी कि उसको पकड़ेगी? उसको। आपकी कोई गलती नहीं है। तभी ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका इंपैक्ट और इसका इंसिडेंस, यानी इसका बर्डन और पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ये तो अलग अलग व्यक्ति पे है। और जब आप जीएसटी की बात कर ही रहे हैं तो हमको जरा ये बता दो, जीएसटी क्या होता है? मेरे को बता था, फुल फॉर्म में बताओगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, वेरी गुड, वेल ट्राइड। ठीक है, मान लेते हैं जीएसटी यही है, और यही होता ही है। गुड्स पे लगता है कि सर्विसेज पे लगता है? दोनों पे लगता है। पहले ऐसा नहीं होता था। जीएसटी तो अभी कुछ ही साल पहले आया है। आपको पता है, याद है कब आया था जीएसटी? 2017, 1 जुलाई 2017। अब तो बहुत साल हो गए कह सकते हैं। 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में जीएसटी लगा दिया। अच्छा, उससे पहले क्या कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं हुआ करते थे? बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। गुड्स पे अलग थे, सर्विसेज पे अलग थे। गवर्नमेंट ने उन सबको मर्ज करके जीएसटी लाया। आपको क्या लगता है, इंस्टीट्यूट ने आपके करिकुलम में जीएसटी डाला होगा? आपको पढ़ना पड़ेगा? यस और नो? पढ़ना पड़ेगा भाई, बर्निंग टॉपिक है। पैसा भी कमवा के दे सकता है अगर आप बड़े होकर के, अगर जीएसटी में इंटरेस्ट आ गया आपको तो। वैसे सीएस वालों को लॉ में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ना? अगर आ गया तो इसमें भी अच्छी प्रैक्टिस आप जमा सकते हो, बढ़िया पैसा आप इसमें बटोर सकते हैं। तो एक तो हो गया जीएसटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। एक होता है इनकम टैक्स, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट क्यों कहते हैं? कि जैसे मान लीजिए आपकी जॉब लगी, आपने सैलरी कमाई, आपने 1 करोड़ रुपए साल में कमाए। अब 1 करोड़ रुपए पे जो भी इनकम टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट आपसे मांगेगी कि पड़ोसी से मांगेगी? आपसे मांगेगी। और क्या आप उसको पे करके, मान लो लेट्स से 1 करोड़ पे 30 लाख का बना, मोटा मोटा ऐसे ही बोल दिया, 30 लाख का टैक्स बना, तो क्या आप उसको पे करके उसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर सकते हो? क्या आप बगल वाले से कहोगे लाओ 30 लाख हमने दिया, 15 तुम लाओ? जिसके ऊपर उसका इंपैक्ट है उसी के ऊपर उसका इंसिडेंस है। यह है डायरेक्ट टैक्स। आपके इस करिकुलम में इंस्टीट्यूट ने दोनों रखे हैं, डायरेक्ट टैक्स भी, इनडायरेक्ट टैक्स भी। अगर मैं बात करता हूं थोड़ा सा पेपर के आउटले की, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस में दोनों की बात करके चल रहा हूं। पहले तो दोनों में कोर्स ऑलमोस्ट सेम है, टैक्स में ना चेंज हो जाएगी कि न्यू सिलेबस वाले कैटरीना कैफ टैक्स पढ़ रहे हैं, ओल्ड सिलेबस वाले करिश्मा कपूर पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं, टैक्स सेम है। करा क्या इंस्टीट्यूट ने, जो ओल्ड सिलेबस है उसमें 100% टैक्स का पेपर एमसीक्यू था। ओल्ड सिलेबस 100% एमसीक्यू, जिसमें डायरेक्ट टैक्स थी 50 मार्क्स की और इनडायरेक्ट टैक्स थी 50 मार्क्स की। बात करते हैं न्यू सिलेबस की। न्यू सिलेबस में 20-80 का रेशियो है एमसीक्यू के लेके, यानी 20% टैक्स में एमसीक्यू है, ठीक है ना? 20% एमसीक्यू है और 80% सब्जेक्टिव है। रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो ओल्ड सिलेबस में नेगेटिव मार्किंग है, न्यू सिलेबस में नेगेटिव मार्किंग की ऐसी कोई भी बात नहीं है। इंस्टीट्यूट को कुछ हो जाए तो बात अलग है, वैसे अभी नेगेटिव मार्किंग हम लोग नहीं मान के उसमें चल रहे। 20-80 और जो रेशियो है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का वो 60-40 का है। डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स की रखी है, इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स की रखी है। 60 नंबर 40 नंबर, पहले 50-50 की थी, कंटेंट सेम ही है, ठीक है? तो हम लोग आज बड़ा बेसिक से शुरू करेंगे, टैक्स से ही शुरू करने वाले, बड़ा बेसिक चैप्टर, इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे टैक्स क्या होता है, टैक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कितनी तरीके के टैक्स होते हैं भी आपने बता भी दिया, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, है ना? बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। बट उसको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? टैक्स वर्ड सभी ने सुना है, ठीक है? पढ़ा है ना, सुना है ना? अब देखो, अब आप ना सीएस कर रहे हो, सबको पता है, दूर दूर तक मोहल्ले वालों को आपने गा रखा है कि हम सीएस कर रहे हैं। अच्छा, आपने नहीं गा रखा होगा तो मम्मी पापा ने अलग गा रखा होगा, हमारा बच्चा छोटा मोटा कोर्स नहीं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करने जाता है। अब मान लो कभी किसी मोहल्ले वाले ने, रिश्तेदार ने आपको बुला के पूछ लिया कि बेटा इधर आओ, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? आप कहेंगे टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। कह रहे साहब ये नहीं, टैक्स का मीनिंग क्या है? आप डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। कह रहे ये नहीं, वो क्या पूछ रहा है आपसे? आप समझ गए वो क्या पूछ रहा है, लेकिन आपको पूरी टैक्स आती है, टैक्स आपने पूरी पढ़ ली,
लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन उसने पूछा, एग्जाम में नहीं पूछेगा इंस्टीट्यूट, ना ओल्ड में ना न्यू में, ये थोड़ी ना पूछेगा, जो पूछेगा पसीने छुड़वा देगा आपके। ये तो पूछेगा। लेकिन साहब टेक्स्ट शुरू करने से पहले हमें ये पता तो, मान लो किसी ने पूछ लिया तो बेइज्जती तो ना हो जाए, पता चले आप बता नहीं, वो कहां से पढ़ रहे हो, सर ने पढ़ाया, सर ने ये भी नहीं बताया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप एक आधी लाइन में कुछ समझा सके, मे भी इंग्लिश में भी हिंदी, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। हाँ, वेरी गुड। पार्ट ऑफ द इनकम विच इज पेड टू द गवर्नमेंट इज टैक्स। गुड। और कोई? सही बताया आपने। मतलब इसके बहुत सारी तरीके हो सकते हैं बताने के। जी कोई? हाँ, कहीं कोई? बोलो भाई बोलो, बोलने से आपका दिमाग जो है वो चलना शुरू होगा। बोलिए बोलिए बोलिए। कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट, पढ़ के तो नहीं बता रहे हैं, कंट्रीब्यूशन था गवर्नमेंट का। अच्छा, पढ़ के था, अपना दिमाग लगाओ ना यार थोड़ा। अच्छा पहले, अच्छा ठीक है, टैक्स, एक मिनट रुकते हैं, अभी मैंने लिखा है, फिर मैं, आप नहीं बताना चाह रहे हो ना। ये तो टैक्स लीगल है कि इलीगल है? लीगल है, तभी इतने सालों से लग रहा है। अच्छा, कंपलसरी होता है पे करना कि ऑप्शनल होता है? कंपलसरी होता है। अगर ऑप्शनल होता तो कोई पे करता? नहीं पे करता। अच्छा, आप क्या चाहते हो बड़े होके, आपको टैक्स पे करना पड़े कि ना पे करना पड़े? बीइंग अ टैक्स के जानकार, दिल से क्या आवाज है, दिल वाली बात बताना, दिल की सुनो, सच बताना, सच सच, है ना। देखो दो चेहरे होते हैं इंसान के, एक जो दुनिया को दिखाता है, एक जो उसके अंदर होता है। अंदर वाले चेहरे की बात करेंगे ना तो मेरा दिल और आपके दिल मिल जाएंगे। क्या चाहते हो, टैक्स पे करना चाहते हो कि नहीं पे करना चाहते हो? नहीं पे कर, कौन पे करना चाहता है यार? यानी आप दिन रात भगवान से दुआ मनाओगे कि टैक्स ना देना पड़े। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत यह है कि अगर भगवान ने सुन ली, वैसे तो भगवान आपकी जल्दी सुनता नहीं है ना, आप कई बार परेशान रहते हैं हमारे साथ ही भगवान ऐसा क्यों। लेकिन अगर मान लो भगवान ने इसमें सुन लिया, आपने भगवान से कहा, प्रे किया, यार हमें टैक्स ना देना पड़े, भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ बेटा, तुम्हें कभी भी टैक्स जीवन में नहीं देना पड़ेगा, ना इनकम होगी ना इनकम टैक्स होगा। ये नहीं मनाना। देखिए अब हम लोग अपने दिल को सही दिशा में ले चलते हैं। आप भगवान से मनाइए, हमें हर साल हम लाखों करोड़ों टैक्स पे कर रहे हो। जब लाखों करोड़ों टैक्स पे करेंगे, इनकम भी आपकी होगी अच्छी। अब अक्षय कुमार इतना टैक्स पे करता है फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसकी इनकम भी तो उसी लेवल पे है ना। तो भगवान से मनाना कि हमें टैक्स पे करना पड़े। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जैसा कि आपने अभी बता दिया कि डायरेक्ट टैक्स बेसिकली सब नहीं दे रहे हैं अभी आप में जितने लोग बैठे, क्योंकि इनकम नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सभी लोग दे रहे हैं। अच्छा, जब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, सभी लोग दे रहे हैं, तो सब पे सेम अमाउंट ऑफ टैक्स है? मतलब जैसे मान लीजिए पार्ले जी की बिस्किट की बात करते हैं, पार्ले जी का बिस्किट अगर 5 रुपीज का है, अगर मैं खरीदूंगा तो भी 5 रुपीज, आप खरीदेंगे तो भी 5 रुपीज, अंबानी साहब खरीदेंगे, अडानी जी खरीदेंगे तो भी 5 रुपीज, कोई रिक्शे वाला खरीदेगा तो भी 5 रुपीज। दैट मीन्स अगर उस पे लेट से 1 रुपीज का जीएसटी जुड़ा है, 4 रुपए उसकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था, 1 का मान लेते हैं जीएसटी था, तो ये 1 रुपए का जीएसटी आप खरीदे तो आपको ही पे करना है, मैं खरीदू तो सबको, अमीरी गरीबी नहीं देखता। यानी जीएसटी कमोडिटी वाइज है, गुड्स वाइज है, सर्विसेज वाइज है। वो सेम कमोडिटी आप कंज्यूम करें, मैं कंज्यूम करूं, वो ये नहीं देखता कि भैया ठीक है, सर से 2 रुपए टैक्स ले लेते हैं, बच्चों से 8 ले लेते हैं, अंबानी से पूरा 5 रुपए और टैक्स ले लेते हैं, ऐसा नहीं देखता। इनडायरेक्ट टैक्स में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता वो। डायरेक्ट टैक्स में ये होता है कि जिसकी इनकम ज्यादा उससे टैक्स का रेट थोड़ा ज्यादा रख लो, जिससे कि इनकम कम, जैसे 2.5 लाख रुपए से कम कमाते हो साल में, ठीक है यार टैक्स मत देना, छोड़ दो। इतने ज्यादा कमाते हो 5% दे देना, 10 दे देना, 20 दे देना, इनकम बढ़ रही, टैक्स के रेट्स बढ़ रहे। गलत नहीं? आपको नहीं लगता कि गलत है? दोनों चीजें सही लग रही, ऐसा कैसे हो सकता है कि सबको सही लग रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स गलत नहीं लग रहा, गरीब से भी वही ले रहे हैं, बेचारा गरीब कहां से लाए हैं? एक जगह छूट मिल गई, इनकम टैक्स में छूट मिल गई तो इनडायरेक्ट टैक्स तो मिल ही रहा। अच्छा देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान से टैक्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जो जो आइटम्स गवर्नमेंट को बेसिक नेसेसिटीज के लगते हैं, उस पे जीएसटी का रेट कम रखा हुआ है, और जो लग्जरी आइटम्स हैं उस पे जीएसटी का रेट ज्यादा रखा है। जब जीएसटी बढ़ाऊंगा तो उसमें बढ़ाऊंगा, मतलब जो ऐसे आइटम
उस पे 5%, एक स्लैब है 12 का, एक 18 का, एक 28 का, कार खरीदने जाओ 28% टैक्स। आप समझ रहे हैं बात को? गरीब कार तो खरीदेगा नहीं। और नेसेसिटी के आइटम को गवर्नमेंट ने एग्जाम भी करने की पावर है जीएसटी में, कि अगर उसको लग रहा है यार कि ये ऐसा आइटम है जो इस पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता, तो उसको क्या करती है गवर्नमेंट, जीएसटी से एग्जाम कर देती कि हाँ ठीक है, इस पे जीएसटी हम नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। तो जीएसटी में प्रोडक्ट वाइज है, गुड्स वाइज, सर्विसेज वाइज। हाँ, अगर वही पर्टिकुलर गुड्स आप लें या मैं लूं या कोई ले, तो रेट स्ट्रक्चर अगर 5 है तो 5 ही है, 18 है तो फिर 18 ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनकम टैक्स में तो डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। अब मैं दोबारा आता हूं अपने उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे कहा था कि टैक्स का आखिर मतलब क्या है। तो जैसा आप लोगों ने बताया कि टैक्स क्या है, देखिए हम जो भी पैसा कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट हमसे मांग रही है। किसके लिए मांग रही है? अपने लिए नहीं, ये तो अंदर की बात है ऐसे तो बोलना नहीं, किसके लिए मांग रही है? हम सबके वेलफेयर के लिए। भाई हम पैसा देंगे तभी देश का भला होगा। आप देखते हैं गड्ढों में रोडे हैं, मतलब रोडों में गड्ढे हैं, ये कैसे हैं? गड्ढे भरे जाएंगे, टैक्स का पैसा चाहिए। डिफेंस, हम और आप जो आज यहां पढ़ाई कर रहे हैं, मन में एक सुकून है, ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान वाले एकदम से आके हमला कर देंगे, टेररिस्ट आ जाएगा। क्यों? इसलिए सुकून है, हम लोग के दिमाग में ये है भैया कहीं ना कहीं कोई हमारी रक्षा के लिए दिनों रात खड़ा होगा, तो उनकी सैलरी कैसे आएगी, खर्चे कहां से आएंगे? हमें आपको टैक्स देने। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आपने देखे ही, कैसे चलेगा? टैक्स चाहिए। वो बात अलग है कि जिस लेवल पे वो होने चाहिए उस लेवल पे कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें नहीं है, बट गवर्नमेंट कह सकते हैं लगी हुई है, उनके भी अपने खर्चे हैं, है ना? नेताजी को जॉब तो कर नहीं रहे हैं, नेताजी के पैसे कहां से आएंगे? ठीक है जी। तो इसलिए एक तो टैक्स चाहिए। ये जो टैक्स आपने कहा लीगल है, तो बिल्कुल लीगल तो है। लीगल कैसे है? लीगल है मैं मान रहा हूं, लीगल है तभी इतने साल से चल रहे, इलीगल काम गवर्नमेंट कोई करती नहीं। लीगल कैसे बनती कोई भी चीज? बिल्कुल सही है। देखिए पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन, मैं और डिटेल में समझा रहा हूं। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, कोई भी लॉ बनाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। भारत के संविधान में उसकी प्रोविजन होनी चाहिए, उसकी पावर होनी चाहिए, तो वो पावर देता है। फिर गवर्नमेंट लॉ बनाती है, लॉ बना के बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से उसको पास कराती है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब की एसेंट मिलती है, एसेंट मींस अप्रूवल, तब जाके एक लॉ बनता है और लीगल है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, जीएसटी की गवर्नमेंट लगा रही है, अगर बात करें बहुत पहले चले जाएं, जब राजा महाराजाओं का जमाना होता था, राजा होते थे, गवर्नमेंट तो होती नहीं थी, उस समय भी टैक्स लगता था। ये टैक्स की जो प्रथा है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट लेके आई। पहले के समय पे जब राजाओं का जमाना होता था, तो जो प्रजा होती थी ना, प्रजा को अगर उस जगह पे व्यापार करना है तो राजा को एक भेंट देनी पड़ती थी, बिना उसके आप वहां पे व्यापार नहीं कर सकते। और समझिए, और समझिए, पुरानी पिक्चरें देखी हैं आपने? पुरानी पिक्चरें, पिक्चरों का शौक है क्या? ये वेब सीरीज टाइप भी देखते हैं कि पुरानी शोले टाइप भी देखी हुई है? सब देखी है, ठीक है। जैसे पुरानी पिक्चर शोले की अगर बात करें, बहुत सारी मूवीज में एक कॉमन सीन हुआ करता था कि गांव वाले हैं, गांव वाले अपना काम कर रहे हैं और एकदम से घोड़े में बैठ के टक 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 करते हुए कौन आ जाते हैं? डाकू आ जाते हैं। ऐसा कोई सीन देखा है कि नहीं देखा है? अच्छा, और वो डाकू क्या करते हैं, उसमें से जो एक उनका सरदार होता है, तो वो उतरता है बीच में स्टूल में, अपनी टोपी ऐसे करके ऐसे उल्टी करके रख देता है, और लोग एक एक आते रहते हैं और उसमें पैसे डालते रहते हैं, या जिसके पास जो होता है अनाज है तो अनाज देता है। कभी देखा है ऐसा कोई सीन किसी पिक्चर में? शोले में ही बड़ा कॉमन सीन आपको मिल जाएगा, है ना? अच्छा, उसमें से फिर एक होता है, जैसे मान लो एक रामू काका निकलते हैं, कहते हैं मैं नहीं दूंगा, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं तुमको पैसे क्यों दूं, मैं नहीं दूंगा। वो नहीं देता, वो कहते मैं नहीं दूंगा। गुंडे कहते दे दो, कह रहे मैं नहीं दूंगा। फिर गुंडे क्या करते हैं, क्या करे, गले लगा लेते हैं उसको शूट कर देते हैं, है ना? वो ढेर हो जाता है। वो कहते देख लो गांव वालों,
अगर तुमने भी हमको पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। फिर एकदम से सारे आके भाग भाग के पैसा देने लगते। ये भी तो वो टैक्स ही ले रहे थे, गुंडा टैक्स, प्रोटेक्शन के लिए ले रहे थे। किससे प्रोटेक्शन दे रहे थे? खुद से। अगर हमसे तुम्हें बचना है तो हमें पैसा दो, नहीं तो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। ये सब टैक्स है, बट वो सब तरीके लीगल नहीं थे। ये जो है ये लीगल है, क्योंकि देश को चलाना है तो कहीं ना कहीं टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए। या फिर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज इतने तगड़े होते कि गवर्नमेंट के पास उसी से पैसा आ रहा होता तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेती। तेल के कुएं होते दुबई वगैरह की तरह, बेच रही होती गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पास फंडिंग आ रही होती, सारी चीजें बढ़िया, रोड वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ अच्छा बन रहा होता, तो आपसे टैक्स नहीं लेती। बट गवर्नमेंट को हमारे पास वैसे रिसोर्सेज तो कुछ है नहीं जिससे गवर्नमेंट को बिना टैक्स लिए काम चल जाए। तो गवर्नमेंट आपसे, हमसे टैक्स लेती है, इसलिए आप टैक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? नहीं। ओके, तो लेसन का नाम क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस एट ए ग्लेंस। तो इसमें नाम तो इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट टैक्सेस दिया, बट समझाया दोनों को ही है मोटा मोटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक बेसिक चैप्टर है। चलिए सबसे पहले तो टैक्स वर्ड की बात करते हैं। टैक्स वर्ड कहां से आया? द वर्ड टैक्स इज बेस्ड ऑन द लैटिन वर्ड टैक्सो। ओहो, टैक्सो से निकल के आया था। टैक्सो का मतलब होता है विच मीन्स टू एस्टिमेट। एमसीक्यू के लिए इस तरीके के कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना, बनाना इंस्टीट्यूट के लिए इजी रहेगा। तो न्यू सिलेबस हो चाहे ओल्ड सिलेबस हो, दोनों के लिए। ओके, दूसरी बात करते हैं। मैंने आपसे पूछा था टैक्स क्या है, तो टैक्स इज ए कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन। कंपल्सरी है, वॉलेंटरी तो है नहीं। कॉन्ट्रीब्यूशन हम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कौन कर रहा है? फ्रॉम दी पर्सन, हम लोग कर रहे हैं। टू द, किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट को? दोनों को दे रहे हैं। जैसे भी आपने जीएसटी के लिए बताया था कि सीजीएसटी भी लग रहा है, एसजीएसटी भी लग रहा है। इसकी कहानी भी मैं जब जीएसटी पढ़ाऊंगा तब आपको यह भी समझाऊंगा कि ये क्या हुआ हमारे देश में, बाकी देशों में क्या होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पॉलिटिक्स भी समझाऊंगा क्या होती है। फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये लाइन क्या लिखी है? विदाउट एनी प्रपोर्शनेट रिटर्न। विदाउट एनी प्रपोर्शनेट रिटर्न, इसका क्या मतलब है? ये इतनी लाइन तो समझ में आ रही थी। टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन। भाई अब आपसे कोई पूछे ना कभी कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, यही सुना देना। उसको समझ में आए ना समझ में आए, आप अपना सुना के निकल जाना कि मैं और भी काम है। टैक्स इज ए कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट। इतना समझ में भी आ गया होगा आपको, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन ये क्या लिखा है? विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिटर्न, मतलब क्या है इसका? हमें कुछ नहीं मिलेगा। देखिए इसका मतलब क्या है, विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिटर्न का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने टैक्स जमा किया, तो क्या गवर्नमेंट उस पैसे को आप ही के ऊपर खर्चा करेगी? क्या आप ही के घर के बाहर की रोड बनवाएगी कि अग्रवाल जी ने पैसा दिया था, ठीक है, ये रही सर आपके बाहर की रोड? नहीं, उसको वो जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज करेगी। आपसे इनकम टैक्स लिया तो उसको उस पर्सन के लिए भी यूज करेगी जो इनकम टैक्स पे नहीं कर पाता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गरीब लोग भी जाते हैं, है ना, क्योंकि गरीब लोग ही ज्यादातर जाते हैं, बाकी कौन जाता है मरने? वो कहते प्राइवेट में जाएंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो स्थिति है, अब जो गरीब लोग जा रहे हैं वो इनकम टैक्स तो दे नहीं रहे हैं, तो फिर वहां के डॉक्टर की सैलरी, स्टाफ की सैलरी कहां से आ रही है? आप और हम लोग टैक्स दे रहे हैं। लेकिन क्या उसका बेनिफिट केवल आप ही और हम तक सीमित है? आंसर इज नो। इसलिए लिखा है विदाउट एनी प्रपोर्शनेट रिटर्न, कि आपको ऐसा नहीं, उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। जनरल वेलफेयर के लिए वो गवर्नमेंट पैसा यूज करेगी। किस किस चीजों के लिए यूज करती है? अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें तो उसको मोटा मोटा हमने दो सेगमेंट में बांटा हुआ है। द अमाउंट ऑफ टैक्स जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, उसको वो दो सेगमेंट में यूज कर सकती है। एक है पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज और दूसरा है अदर सर्विसेज। पहले पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज की बात करते हैं। एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट पैसा आपको देती है कि आपको और खर्चा करना पड़ता है? हम लोग कौन से एजुकेशन सिस्टम की यहाँ पे बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं। वहां पे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, तो किसके बेसिस कर रही है? हमारे और आपके। अब तो आपको पता होगा मिड डे मील्स वगैरह भी वो प्रोवाइड कर रही है, पैसा चाहिए। हेल्थ केयर सिस्टम, हॉस्पिटल्स वगैरह, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, पेंशन्स वगैरह। हालांकि अब तो जो नए ज्वाइनिंग्स हैं उसके लिए बंद हो गई, कुछ अलग स्कीम होती है एनपीएस वगैरह, तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए पेंशन।
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन वगैरह, बस वगैरह। ट्रेन वगैरह बस वगैरह में तो हम लोग पैसे देते हैं, ट्रेन वगैरह की टिकट कराते तो पैसे देते हैं ना हम लोग। फिर गवर्नमेंट हमारे टैक्स के पैसे को यूज कर रही है, मतलब नहीं समझे, हमसे तो अलग से पैसे ले रही है ना। आपको यहां से कानपुर से दिल्ली जाना है तो टिकट कराएंगे तो पैसे लगेंगे ना। पब्लिक के लिए अलाउड, हम लोग पब्लिक नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर क्या हुआ? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यही सब आया। देखिए उसमें जनरल का डिब्बा भी होता है, उसमें टिकट कम होती है। नॉर्मली ट्रेन पे जो उनकी कॉस्टिंग है, एक डेटा बहुत पहले उन्होंने शेयर किया था, कॉस्टिंग ज्यादा है और वो टिकट फेयर उस मुकाबले कम लेते हैं। समझ में आया? तो वो बाकी पैसा कहां से आएगा? यहां से आएगा, टैक्स से आएगा, तो उसके लिए खर्चा करती है। अदर सर्विसेज की बात करें, अगर मान लो किसी देश से लड़ाई झगड़ा हो गया है ना, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करना। अब आप बाहर जाते हैं, आप आराम से निकल सकते हैं, आपको पता है कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई राह चलते हुए आपको आएगा परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि पुलिस एंड ऑर्डर स्थिति मेंटेन है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बताया था, रोड्स वगैरह आप देख रहे हैं हर जगह बन गए, ब्रिजेस वगैरह देख रहे हैं, बिल्कुल हम लोग टॉप पे जा रहे हैं। ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का ऑपरेशन नहीं कि गवर्नमेंट कोई बीमार पड़ा, ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट मींस बहुत सारे टास्क होते हैं गवर्नमेंट के, कहीं पे उसको कोई काम करना है ना, है स्वच्छता अभियान हो सकता है ना, हो सकता है किसी दूसरे देश में जाकर के खुफिया तरीके से हमला करना हो, है ना, रॉ वगैरह हो सकते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट पैसा कहां से आएगा? हम ही लोग से पैसा लेंगे। ठीक है, और भी तो हमने केवल इतना ही लिखा है कि और भी है, ये बताना जरा। दोनों जगह मैंने एक चीज लिखी है, एसेट्रा। बड़े बड़े काफिलों से गवर्नमेंट के नेता इतना घूमते हैं, 10 गाड़ियां आगे 10 गाड़ियां पीछे। यहां देखो तो हम लोग को एक गाड़ी में पेट्रोल भरवाने में आफत आ जाती है। सच देखिए, सच है कि नहीं है? इतने बड़े काफिले से घूम रहे हैं, किसके पैसे से घूम रहे हैं? आपके पैसों से। आप ये निश्चित अब चिंता की नींद सोया करो। अभी तक आप निश्चिंत सो रहे थे, आप तो टैक्स देते नहीं, आप दे रहे हो टैक्स। आप जो पिज्जा खाने जाते हो ना, आप मजे करते हो, आप खुश होते हो, गवर्नमेंट भी खुश हो रही होती है, हाँ बढ़िया इसने खाया, हमें भी पैसा मिलेगा। आप पिक्चर देखने जाते हो, गवर्नमेंट भी खुश हो रही होती है। आप आईपीएल देखने गए, टिकट खरीदी, गवर्नमेंट भी खुश हो रही है, अरे यार हमको भी मिल रहा है पैसा, है ना। आप केबीसी में गए, 1 करोड़ रुपए जीत गए, बच्चन साहब ने कहा 1 करोड़, गवर्नमेंट भी उछल गई, ये क्यों? 1 करोड़ आपको नहीं जीता, उसमें से 30 लाख का टैक्स गवर्नमेंट ले जाएगी, 70 लाख आपको मिले। जब जब कोई जो कोई जीत रहा है, गवर्नमेंट को फायदा मिल रहा है, सब पढ़ेंगे आप इसमें, कितने परसेंट किस पे टैक्स है, सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सब गवर्नमेंट को चाहिए भैया, पैसा चाहिए। अच्छा, इस पूरे से अभी तक जितना सीखा, इससे अगर हम टेक अवेज निकालें, यानी इसको अगर हम समराइज करें, तो हम ये कह सकते हैं, इसकी मैंने समरी लिखी है, कि टैक्स क्या है? एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, जो कौन दे रहा है? पर्सन दे रहा है गवर्नमेंट को, विदाउट एनी प्रोपोर्शनल रिटर्न। और किसके लिए यूज कर रही है गवर्नमेंट? सोशल सिक्योरिटी के लिए भी और वेलफेयर पर्पसेस के लिए। यहां तक अगर आपके दिमाग में कोई बात हो, कुछ पूछना हो, कुछ डिस्कस करना हो, आपके दिमाग में कुछ हो तो पूछ लीजिए। है कुछ पूछना है जी? किसी को कुछ नहीं? ओके, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स। टैक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टैक्स कंपल्सरी है, कंट्रीब्यूशन है, हम लोग कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं। किसके लिए है? हमें सबके बेनिफिट के लिए ही है। गवर्नमेंट कह रही सर आप ही के भले के लिए ले रहे हैं, हमें आ रही आपके बेनिफिट के लिए, इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए। कंट्री ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करेंगे। इस लाइन का मतलब आप बताओ। नो डायरेक्ट बेनिफिट टू द टैक्स पेयर, ऊपर भी पढ़ी थी आपने, विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिटर्न। ऐसा नहीं कि आपने जितना दिया उतना फायदा आप ही को मिलेगा, सबको मिलेगा। टैक्स इज पेड आउट ऑफ द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। और गवर्नमेंट के पास क्या ये पावर है टैक्स लगाने की? पावर है, तभी इतने सालों से लगा रहे हैं। अच्छा, आपके पास और हमारे पास पावर नहीं है। जैसे हम लोग मान लीजिए बीच में रोड में खड़े हो जाते हैं कि यहां से कोई भी निकलेगा तो गली से गुजरने का 5 रुपए टैक्स देते चलो, तभी गुजरने देंगे। नहीं गुजर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम लोग पास, हम लॉ नहीं बना सकते ना, ऐसा पावर नहीं। अगर करेंगे तो ये इलीगल हो जाएगा, है ना, पेपर में फोटो आ जाएगी जबरदस्ती की, तो ऐसी होटल नहीं चाहिए। ओके, बात करते हैं अगले टॉपिक की, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। ये क्या होता है? कैनन्स, कैनन्स मींस क्राइटेरिया, कैनन्स मींस क्राइटेरिया, कैनन्स मींस क्राइटेरिया।
मेरी सीढ़ी अटक नहीं गई, मैं जानबूझ के एक वर्ड बोल रहा हूं। कैनन का मतलब है क्राइटेरिया या फिर प्रिंसिपल या फिर जनरल रूल। देखिए जब भी टैक्सेशन सिस्टम हमारे यहाँ बनाया जाता है, कोई भी टैक्स सिस्टम हमारी गवर्नमेंट बनाती है, तो उसमें बेसिकली उसको 4 कैनन्स को दिमाग में रखना बड़ा जरूरी है। ऐसा बनाना है कि लोगों को दिक्कतें ना हो। जैसे अभी मैंने आपके साथ एक डोमिनोज का एग्जाम्पल लिया था कि साहब कि आपने डोमिनोज खाने गए तो आप दुकानदार को पैसे दे देंगे, पिज्जा के भी दे देंगे और टैक्स के नाम के भी दे देंगे, आपसे आगे का मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट जब बना रही है तो ये देख के बना रही है कि साहब आम पब्लिक को दिक्कत ना हो जाए। तो एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम में ये 4 कैनन्स फॉलो होना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग इसको कैनन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ही पढ़ा देते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप इसको बोल सकते हैं। पढ़ के देखते हैं जरा कैनन क्या क्या 4 है। पहला है कैनन ऑफ इक्विटी, फिर है कैनन ऑफ सर्टेनिटी, फिर कैनन ऑफ कन्वीनियंस और कैनन ऑफ इकोनॉमी। अब ये है क्या? कैनन ऑफ इक्विटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, इकोनॉमी। मैं आपको पहले इसको याद करा देता हूं। 2 ई है इक्विटी और इकोनॉमी और 2 सी है सर्टेनिटी और कन्वीनियंस। तो इसको ऐसे याद कर लें, ई स्क्वायर सी स्क्वायर। लिख के मत आना, ये नया सिलेबस वाले ज्यादातर ध्यान दें ना कि ई स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सब याद करने के लिए। ई स्क्वायर मींस 2 ई इक्विटी एंड इकोनॉमी, 2 सी कौन से? सर्टेनिटी, कन्वीनियंस। अब देखो मैं आपको एक एक करके इसका मतलब समझाता हूं। सबसे पहले कैनन ऑफ इक्विटी का मतलब मैं आपको समझाता हूं, फिर पढ़ेंगे। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर की बात नहीं कर रहे। इक्विटी का मतलब होता है कि जब भी आप टैक्सेशन लगाएं तो इक्वल लगाएं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इक्विटी का मतलब है क्या एक्चुअल में। जैसे जब भी हम टैक्सेशन सिस्टम लगाएं तो हम ये देख के लगाएं कि साहब कौन इंसान कितना पे कर पाएगा। अमीरों से थोड़ा ज्यादा टैक्स लें, गरीबों से थोड़ा कम टैक्स लें। और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं इक्विटी के, कैनन ऑफ इक्विटी। जैसे मान लीजिए आप हैं घर पे, आपका कोई छोटा भाई बहन है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जिनका नहीं भी है सोच लो, ठीक है ना, जो भी आपको पसंद हो, छोटा भाई है आपका या बहन है जो आपको पसंद हो। मान लीजिए आप 2 लोग हैं, ठीक है, आप तो सीएस कर रहे हैं और वो भी बड़ा छोटा है या छोटी है, 4th-5th क्लास में है, और घर पे मम्मी या पापा 3 चॉकलेट लेके आए। अब कैनन ऑफ इक्विटी क्या कहती है? एक एक बराबर और एक जो बच गई, 2 ही लोग हैं आप लोग, आधी आधी, मतलब 1.5-1.5, ऐसा? बड़े लालची हो। इक्विटी ये है, कैनन ऑफ इक्विटी ये है कि आप बड़े हो तो आपको 1 मिलनी चाहिए, और वो छोटा है या छोटी है तो उसको 2 मिलनी चाहिए। वो बात अलग है, आपके दिमाग के नीचे बात नहीं उतर रही, आपको बस चले तो तीनों ही छीन के भाग जाओ। अच्छा चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप, ठीक है, इसमें आप क्या कहते हो? 1.5-1.5 मिलनी चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो मान लो बात करते हैं रोटी की, खाने की, ठीक है ना, वो छोटा है, आप बड़े हैं, वो छोटा है, वो 1 रोटी खाता है, मम्मी कह रही है हम आपको भी 1 ही रोटी देंगे, बात खत्म। बराबर चलना चाहिए, बराबर, बिल्कुल बराबर। बोलो सही है? बराबर है? नहीं। अब क्यों नहीं बराबर? चॉकलेट में तो कह रहे थे जितनी उसको दे रहे हो उतनी हमको दो। देखिए साहब, इक्विटी मींस जिसकी जैसी क्षमता उतना टैक्स उससे लें। हमारा इनकम टैक्स इसी हिसाब से बना हुआ है कि भाई जब आपकी क्षमता कम है तो नहीं टैक्स ले रहे कि इतने रुपए तक अगर आप कमा रहे हैं, लेट से 2.5 लाख रुपए तक, अब नहीं ले रहे। ज्यादा कमा रहे हो, ज्यादा रेट टैक्स का ले रहे। पढ़ के देखते हैं। इट मींस दैट टैक्स शुड बी लेवीड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी। जैसे कि टैक्स पेयर्स विथ इक्वल एबिलिटीज, जिनकी बराबर एबिलिटीज है। मान लीजिए आपका पैकेज लगा, आप भी 10 लाख कमाते हैं, आपका बगल वाला पड़ोसी भी 10 लाख कमाता है, आप दोनों सेम कंपनी में, दोनों 10-10 लाख के पैकेज पे हैं, दोनों से टैक्स सेम लें कि अलग अलग लें? ऐसा करें कि आप 10 लाख कमाते हो, गवर्नमेंट कह तुम्हें शक्ल नहीं अच्छी लग रही, तुम 2 लाख टैक्स दो, उसे कह रही तुम बहुत अच्छे हो, तुम 30,000 टैक्स दो। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। जो इक्वल एबिलिटीज के साथ है उनको सेम अमाउंट ऑफ टैक्स देना चाहिए, एंड टैक्स पेयर जो ग्रेटर एबिलिटी के साथ है उनको टैक्स रेट थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। तो डायरेक्ट टैक्स में तो ये बात नॉर्मली फॉलो हो जाती है। इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसे फॉलो करती है कि जो ऐसी चीजें हैं जो सब कंज्यूम करते हैं उस पर टैक्स का रेट कम रखती है, एग्जेम्प्ट रखती है, और जो ऐसी चीजें जो केवल अमीर खरीदते हैं उस पर टैक्स का रेट ज्यादा रखती है। ठीक है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कैनन्स क्या मतलब होता है? क्राइटेरिया, जनरल रूल। मतलब कभी भी कोई भी टैक्सेशन सिस्टम बनाए
तो देख के बनाए कि लोगों को दिक्कतें ना हो, ये 4 कैनन फॉलो करें। एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम में 4 कैनन फॉलो होते हैं। दूसरा कैनन, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। आपने कभी सुना होगा शायद कि हर साल बजट आता है। सुना है कभी? रील्स वगैरह से बाहर निकले हो? हर साल बजट कभी सुना है आपने? अच्छा, कौन प्रेजेंट करता है? चलो ठीक है, नॉलेज इसका मतलब फाइनेंस मिनिस्टर हर साल प्रेजेंट करते हैं बजट। वो जो बजट आता है वो क्या आता है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी आते हैं, और आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कितना हम टैक्स लेंगे, उसके टैक्स के रेट्स, इनकम टैक्स के भी, जीएसटी के भी। जब भी बजट आता है, आमतौर पे फेब में आता है, आमतौर पे फरवरी में आता है। जब इलेक्शन वाला ईयर होता है 5 साल में एक बार, तो नई गवर्नमेंट जब बन जाती है उसके बाद आता है, नहीं तो वैसे फेब में आता है, ठीक है ना, फरवरी में आता है। जब बजट आता है तो बजट आने वाले साल के लिए आता होगा कि जो साल बीत गया उसके लिए आता होगा? आने वाले साल के लिए। यानी जैसे फेब में बजट आया तो वो प्रपोज्ड होता है आने वाले साल के लिए, जो अप्रैल से शुरू होगा। हम लोग इनकम टैक्स में अप्रैल टू मार्च फॉलो करते हैं, जनवरी टू दिसंबर फॉलो नहीं करते, हम लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, अप्रैल टू मार्च। तो वो आने वाले साल के लिए होता है। आने वाले साल के लिए होता है मतलब गवर्नमेंट हमको पहले ही बता देती है आमतौर पे कि साहब आने वाले साल में हम आपसे इतना टैक्स लेंगे। हमारे लिए कोई अनसर्टेनिटी नहीं छोड़ती। एक चीज हो सकती है, वो गवर्नमेंट कहती कि ठीक है एक काम करो, पहले कमा लो फिर बताएंगे कितना टैक्स। अब आपने कमा लिया, अब आपने कहा कितना टैक्स, गवर्नमेंट कह रही है काम करो 80% टैक्स दे दो, बाकी 20% तुम रख लो। अब कहीं पागल है, इससे बढ़िया हम घूमते। पहले बता देती गवर्नमेंट ताकि आप अपने सारी चीजों को उस अकॉर्डिंगली सही से प्लान कर ले। तो सर्टेनिटी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज करने पे इतना टैक्स, इतना कमाएंगे तो ये टैक्स बनने वाला है। कुछ भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। सर्टेनिटी की बात करते हैं, दिस मीन्स कि रूल जो हैं टैक्स के वो अनसर्टेन ना हो। द रूल्स शुड क्लियरली स्टेट कि व्हेन टैक्स इज टू बी पेड, कब टैक्स पे करना है, एट व्हाट रेट इज टू बी पेड, कितने रेट पे करना है, एंड हाउ इज टू बी पेड, कैसे पे करना है। बात समझ में आ गई आपको? कब, कितना और कैसे। तीसरा है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का एग्जाम्पल वही हो सकता है जो आपको डोमिनोज वाला दिया, एक तो वो कि आपसे अगर जमा कराने के लिए बोला जाता तो कन्वीनियंट नहीं होता। अच्छा, अगर गवर्नमेंट उसी से कह रही है जमा कराओ तो आपके लिए कन्वीनियंट है, यस और नो? है। अच्छा, मान लो सपोज करो, उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, उसी को जमा करना है, आपको जमा नहीं करना। आप पिज्जा खरीदने गए, उसने कहा सर 500 का पिज्जा है, 100 का जीएसटी बना, 600 रुपए दीजिए। आपने 600 दिए, उसने कहा सर 10 मिनट रुकिएगा, अभी हम अपने आके बंदे को भेज रहे हैं, आप आराम से बैठिए सर, एसी बैठिए, है ना, हवा खाइए, बाकी पानी भी फ्री नहीं है। हाँ, हम अपने आके बंदे को भेज रहे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट, ये 100 रुपए का टैक्स जमा करने के लिए। वो जमा करके आएगा सर, हमको चालान दिखाएगा, हम आपको पिज्जा दे देंगे। आपको नहीं जमा करना, आप हमको दे दिए। आप बैठे, वहां से गया एक बंदा साइकिल में, जमा करके आया, उसने कहा सर जमा हो गया, ये लीजिए पिज्जा। आपने कहा एक चौको लावा केक और कर दीजिए। उसने कहा सर लाइए पैसे लाइए। सर इसमें 4 रुपए का टैक्स बना, रुकिए सर अभी जमा करवाते हैं। पहली बात तो आप तो बाद में परेशान होंगे, वो साइकिल वाला पतला हो जाएगा, हो सकता गायब भी हो जाए। कन्वीनियंट है कि नहीं है? नहीं भाई, कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं है। कन्वीनियंट ऑप्शन तो ये है, आपने ऑर्डर किया और इधर आपको पिज्जा मिला, आपने अपना खाया, डकार ली, काम खत्म। अब वो समझे तो एक ड्यू डेट होनी चाहिए जमा कराने की, भाई यहां तक जमा कराना है, नहीं तो बार बार वो कैसे जमा कराता रहेगा? सारे काम छोड़ के 2-4 बंदे तो वहीं बैठाने पड़ जाएंगे डिपार्टमेंट में कि जाओ तुम जमा करके आओ, इतनी सैलरी तो दे नहीं सकते। ठीक है। दूसरा, आजकल क्या है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, बड़ा वाकई सही में कन्वीनियंट हो गया, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आप ऑनलाइन जो ड्यू डेट है, आप उस पूरे महीने का, लेट से होता क्या है, जैसे जीएसटी में अगले महीने की 20 तारीख तक जमा करना होता है, तो सब जीएसटी में पढ़ाएंगे। तो मान लीजिए अप्रैल का टैक्स है तो आपको 20 मई तक जमा करना है, अगर तो पूरे अप्रैल का टैक्स आपने कैलकुलेट किया, 20 मई तक ऑनलाइन जमा हो जाता है, ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अगर बात करें बहुत पहले चले जाए तो इतना ऑनलाइन का जमाना नहीं था। तब क्या होता था, बैंक्स में लाइन लगानी पड़ती थी, जैसे आरबीआई में जमा होता था तो आरबीआई में लाइन लगानी पड़ती थी, हम लोग ने वो जमाना भी देखा है, लाइन भी लगाई है। हाँ, प्रैक्टिस में ये भी किया हम लोगों ने। इनकम टैक्स का रिटर्न भी जो होता था आईटीआर, वो मैनुअली जाते थे खरीदने, 5 रुपए का फॉर्म मिलता था,
फिर उसको भरते थे, एक एक चीज लिखते थे, फिर जाते थे जमा कराने, ठप्पा लगवाने, ठप्पा लगाता था, डाक रिसीव्ड। अब तो क्या है, अब सब कुछ बैठे बैठे ऑनलाइन है। आपकी टिप्स पे आप स्मार्टफोन से कर लीजिए, एंड्रॉइड फोन से कर लीजिए, लैपटॉप से, जिससे चाहे उससे कर लीजिए। तो कन्वीनियंस होनी चाहिए, गवर्नमेंट उस चीज का ध्यान रखती है। पढ़ के देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कैनन एवरी टैक्स शुड बी लेविड इन सच अ मैनर एंड एट सच अ टाइम। उस तरीके से लगाएं, ऑनलाइन लग रहा है, सच अ टाइम, हर दिन तो नहीं देने की जरूरत है, ड्यू डेट बना दें, ऐसे समय पे ऐसी तरीके से लगाएं दैट इट अफोर्ड्स टू द मैक्सिमम कन्वीनियंस टू द टैक्स पेयर। मैक्सिमम कन्वीनियंस, फुली कन्वीनियंस नहीं। फुल कन्वीनियंस तब होगी जब हमसे टैक्सी ना लो तुम, तब तो हमें फुल कन्वीनियंस, फुल तो नहीं दे सकते, सबको इतना संतुष्ट तो कर नहीं सकते, मैक्सिमम कन्वीनियंस जितनी आप उनको दे सकें। देन कैनन ऑफ इकोनॉमी, अभी सेम बात मैंने करी जैसे कि अब तो ऑनलाइन सिस्टम है। पहले क्या था, जैसे आरबीआई वगैरह या एसबीआई वगैरह में जमा होता था, तो वो लोग क्या करते थे, एक सेपरेट काउंटर बना देते थे, एक बंदा बैठा देते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। अब जब वो बंदा बैठाते थे ना, तो वो करते क्या थे, गवर्नमेंट से पैसे लेते थे। भाई उनका स्टाफ की कॉस्ट आ रही है, तो हम लोग जो टैक्स जमा करते थे ना, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, टैक्स हम लोग जो जमा करते थे, जैसे आरबीआई वाले गवर्नमेंट से अपने चार्जेस लेते थे, हमने बंदा बैठा लिया, एसबीआई वाले चार्जेस लेते थे। अब क्या सब कुछ ऑनलाइन है, तो कलेक्शन कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, अपने लिए भी कम है। अब जैसे मान लो अगर ये सब ऑनलाइन ना होता, हम लोगों से कहा जाता कि जो भी टैक्स है आप जाइए दिल्ली में जाइए जमा करके आइए, तो हम लोग कहीं से भी, कानपुर में है, कानपुर से जा रहे हैं दिल्ली टैक्स जमा करने, खर्चा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है ना। तो पढ़ के देखते हैं कैनन ऑफ इकोनॉमी, दिस कैनन इंप्लाइज दैट द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शैल बी मिनिमम। तो चार कैनन कौन कौन से हो गए, कैनन ऑफ इक्विटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, इकोनॉमी। इक्विटी का मतलब समझ रहे हो ना, इक्विटी का मतलब है कि सेम एबिलिटीज के साथ सेम टैक्स लगाएं, ग्रेटर एबिलिटी वाले बंदे के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएं। एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम में कौन कौन से कैनन होने चाहिए, एक दो तीन की चार, चारों के चारों। अ गुड टैक्सेशन सिस्टम शुड फॉलो ऑल दीज कैनन्स। ठीक है, कुछ पूछना है, नहीं, पक्का, ओके। टैक्स वर्ड आपने सुना होगा, कभी ड्यूटी वर्ड सुना है, कहां सुना है, कस्टम ड्यूटी सुना है वर्ड, आप भी कुछ बोल रहे थे, एक्साइज ड्यूटी, वेरी गुड, सही है। सेस वर्ड कभी सुना है, नहीं सुना, ठीक है। देखिए बेसिकली तीन वर्ड्स होते हैं, एक तो टैक्स होता ही आप समझ रहे हैं, एक ड्यूटी होता है, एक सेस होता है। तीनों का मोटा मोटा मतलब वही है कि टैक्स के लिए गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रही है, बट थोड़ा सा फिर भी कुछ डिफरेंस होता है। जैसे पहले टैक्स की बात करते हैं, इनकम टैक्स बोला जाता है कि इनकम ड्यूटी बोली जाती है, इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। कस्टम भी आपके करिकुलम में पढ़ाऊंगा मैं, कस्टम पे थोड़ा सा एक मिनट के लिए रुकते हैं। कस्टम ड्यूटी वर्ड आपने सुना हुआ है, कब लगता है थोड़ा सा समझा देते हैं। जब भी गुड्स को हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे कस्टम एक्ट होता है, कस्टम एक्ट 1962, उसके हिसाब से हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। और एक होता है सेस। सेस क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट हमसे इनकम टैक्स ले रही है, हमने जो इनकम कमाई उस पर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स निकाला, मान लो इनकम टैक्स निकला 1 लाख रुपए का। अब गवर्नमेंट कहती है सर ये 1 लाख का तो टैक्स निकला आपका, एक काम करिए सर, इस पे 4% हमको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम का और पैसा दे दीजिए। हमने कहा क्या मतलब सर, समझ नहीं आया, इनकम टैक्स तो निकल आया 1 लाख, अभी मैं टैक्स निकालना सिखाऊंगा, अभी सब रफली आपको समझा रहा हूं, इनकम टैक्स तो निकल आया। हमने कहा 4% एक्स्ट्रा किस बात का ले रहे हो, कह रहे सर हम 4% ले रहे हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम का। हमने कहा मतलब, कह रहा मतलब ये है इस 4% से जो पैसा आएगा, जैसे 1 लाख का टैक्स आया, 1 लाख का 4% अगर निकालें तो 4,000 रुपए, 4,000 रुपए जो हमारे पास आएगा, इसको हम खर्चा करेंगे लोगों की हेल्थ के लिए, लोगों के एजुकेशन के लिए, एक पर्टिकुलर चीज के लिए ही आपसे मांग रहे हैं। बात समझ में आई, नाम से बता दे रहे हैं जिस चीज के लिए मांग रहे हैं उसी चीज पे ही खर्चा करेंगे। तो ये होता है, बाकी तो तीनों टैक्स हमें देने ही है, तीनों मैंडेटरी। टैक्स देना कंपलसरी है, ड्यूटी देनी कंपलसरी, सेस देना, तीनों में डिफरेंस, ये भी कंपलसरी, जरूरी थोड़ा ना तीनों में डिफरेंस ही हो। तो मैंने सारी बातें लिखी हुई हैं, सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखा हुआ है कि टैक्स हो, ड्यूटी हो या सेस हो, तीनों कंपलसरी पेमेंट है।
टैक्स जो होता है और सेस जो होता है, पहला वाला और आखिरी वाला, जनरली बेस्ड होता है रेवेन्यू पे। मतलब सर जनरली बेस्ड होता है रेवेन्यू, मींस इनकम बोल सकते हैं आप यहाँ पे, कि जितनी इनकम होगी उस हिसाब से इनकम टैक्स देना है, उस हिसाब से सेस देना है। इनकम नहीं तो ये भी नहीं। लेकिन जो ड्यूटी होती है जैसे कि कस्टम ड्यूटी, ये रेवेन्यू पे बेस्ड नहीं होती। मतलब सर, मतलब अगर हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो हमें इंपोर्ट ड्यूटी देनी है, भले ही अपने वो गुड्स पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट करे हो या फिर आपने दुकान में बेचने के लिए इंपोर्ट करे हो, भले ही उससे आप प्रॉफिट कमाने वाले हो या नहीं कमाने वाले हो। यानी कस्टम ड्यूटी रेवेन्यू पे बेस्ड नहीं होती। तो क्या डिफरेंस हुआ? टैक्स एंड सेस आमतौर पे रेवेन्यू यानी इनकम पे बेस्ड होता है, ड्यूटी रेवेन्यू पे बेस्ड नहीं होती। तो डिपेंड करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितनी वैल्यू का हुआ है, कितने रुपए की चीज आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करी है, उसके हिसाब से ड्यूटी कैलकुलेट होती। टैक्स का पैसा और ड्यूटी का पैसा, मेरी बात को समझना, हम क्या क्या बोल रहे हैं। टैक्स का पैसा और ड्यूटी का पैसा गवर्नमेंट फ्री होती है अपने हिसाब से यूटिलाइज करने के लिए, कि डिफेंस में कितना देना है, रेलवे को कितना देना है, इसको कितना देना है, उसको कितना देना है। ड्यूटी में भी सेम, गवर्नमेंट इज फ्री टू यूटिलाइज दिस अमाउंट एज पर इट्स चॉइस। लेकिन 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 सेस का पैसा जिस चीज के लिए लिया जा रहा है उसी चीज के लिए वो यूज करती है। एनी अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ सेस कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज कलेक्टेड। एग्जाम्पल की बात करते हैं टैक्स में, तो इनकम टैक्स जीएसटी, ड्यूटी कस्टम ड्यूटी, सेस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यानी अगर मोटे मोटे डिफरेंस की बात करें, मेरी तरफ देखिएगा, तीनों कंपलसरी है। टैक्स और सेस पहला वाला और आखिरी वाला रेवेन्यू बेस्ड है। कस्टम ड्यूटी रेवेन्यू बेस पे नहीं, इनकम पे बेस पे नहीं है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बेसिस पे है। गवर्नमेंट उस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए फ्री है कि नहीं, अगर बात करें तो टैक्स का पैसा और ड्यूटी का पैसा गवर्नमेंट एज पर अपनी चॉइस के हिसाब से अलग अलग सेक्टर्स में जहां जहां उसको यूज करना है यूज कर सकती है। बट सेस आपने एक स्पेसिफिक नाम से लिया जाता है, जिस पर्पस के लिए लिया है वो पर्पस आप लोगों को बताते हैं और उसी पर्पस के लिए आप उस पैसे को यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, इनकम टैक्स जीएसटी टैक्स का है, कस्टम ड्यूटी आप ड्यूटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सेस का। मोटा मोटा है तीनों ही टैक्सेस, है तीनों ही, सेस भी एक तरीके का टैक्स है, बट वो एक स्पेसिफिक नाम के लिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जा रहा है। अभिषेक, हमें ऐसा लग रहा है आप कुछ बोलना चाह रहे बहुत देर से। हाँ देखो, यहां तक आ गया था डाउट, मैंने पकड़ लिया। हाँ पूछो। हाँ जी बिल्कुल, लग्जरी गुड्स पे भी लग सकता है, इनकम टैक्स पे भी लग सकता है, जीएसटी के अंदर भी आपको पढ़ाऊंगा, जीएसटी कंपनसेशन सेस आपको पता होगा वो सब किस किस पे लगता है। ठीक है, तो सही बोल रहे हैं आप, जीएसटी वगैरह पे एक सेस होता है जो लग्जरी गुड्स पे लगता है, सिन आइटम्स पे लगता है। सिन मतलब पापी आइटम, वो जीएसटी आने पे सब बताया जाएगा। अभी तो मैं इस चैप्टर में एक ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है, कि जैसे मैं कभी सेस वर्ड यूज करूं तो आप एकदम से ना सोचें कि ये इसका मतलब क्या होता है, या ड्यूटी वर्ड यूज करूं तो आपको मतलब पता होना चाहिए, बस उस पर्पज से पढ़ाया जा रहा है। आपको बात समझ में आ गई? ओके, अभी तक का एक बार रिवाइज करा देता हूं जल्दी से, क्या क्या पढ़ाया है मैंने आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टैक्स जो निकल के आया था वो लैटिन वर्ड टैक्सो से निकल के आया था, जिसका मतलब होता है एस्टिमेट करना। टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स की मीनिंग की अगर बात करें, टैक्स एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है जो पर्सन दे रहा है गवर्नमेंट को विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिटर्न। अगर यूसेस की बात करें तो मोटे मोटे दो थे, एक पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज के लिए, एक अदर सर्विसेज के लिए। पब्लिक वेलफेयर सर्विस में पढ़ाई थी, हॉस्पिटल था, पेंशन थी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह था। इधर बात करें तो एक्सपेंडिचर वॉर पे था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करने के लिए, रोड गड्ढे वगैरह के लिए था, ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट के लिए था। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, टैक्स कंपलसरी होता है, एक तरीके का कंट्रीब्यूशन है जो पब्लिक बेनिफिट या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लिया जा रहा है। आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलने वाला, आप अपनी इनकम से देंगे और गवर्नमेंट के पास ये पावर है टैक्स लगाने की। चार कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आपने पढ़े, कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस एंड कैनन ऑफ इकोनॉमी। इक्विटी मींस जिसकी जैसी क्षमता उससे वैसा टैक्स लीजिए। सर्टेनिटी मींस पहले से लोगों को बता दो कि कितना टैक्स तुम्हारा बनने वाला है, ताकि अगर उनको ज्यादा लगे तो देश से ही भाग जाएं। ठीक है। तीसरा मींस कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कि ऐसा लो कि लोग कन्वीनियंट रहें। और चौथा है इकोनॉमी, कलेक्शन की कॉस्ट वगैरह ना आपके लिए ज्यादा हो गवर्नमेंट के लिए, ना लोगों के लिए। और एक गुड टैक्सेशन सिस्टम में ये सारे कैनन होने चाहिए। फिर अभी अभी आपने पढ़ा टैक्स, ड्यूटी, सेस तीनों कंपलसरी हैं। टैक्स और ड्यूटी रेवेन्यू बेस्ड है, सेस टैक्स और सेस रेवेन्यू बेस्ड है, ड्यूटी आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है। टैक्स और ड्यूटी गवर्नमेंट फ्री है अपने हिसाब से यूटिलाइज करने के लिए। सेस का पैसा जिस चीज के लिए लिया है केवल उसी चीज के लिए यूज करेंगे। इनकम टैक्स, जीएसटी
टैक्स का एग्जाम्पल है कस्टम ड्यूटी, ड्यूटी का एग्जाम्पल है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, आपके सेस का एग्जाम्पल है। और किसी को कुछ पूछना है? पक्का ऑनलाइन वाले किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं, अगली क्लास से हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहां से क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग पढ़ के आए ताकि अगली क्लास में आपको और ज्यादा समझ में आए। ठीक है, थैंक यू।